हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। पिछले पार्ट में हमने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उसी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है, उसमें 16 क्वेश्चन ये है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ये है तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो है ये इक्वेशन प्रूव करनी है हमें। तो हमें इसको इक्वेशन प्रूव करने के लिए मैट्रिक्स ए दे रखा है, हमें मैट्रिक्स ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स ए का क्यूब। ए क्यूब का मतलब होता है ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर भी हमारे पास नहीं है, तो ए स्क्वायर का मतलब होता है मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि मैट्रिक्स ए अगर आपको ये दे रखी है 2 3 1 0, तो ए स्क्वायर का मतलब ये मत समझना ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 9 1 0, ये नहीं होता है। ए स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स को गुणा करने पर उसी मैट्रिक्स को दो बार गुणा करने पर आता है उसका स्क्वायर। तो हमें मैट्रिक्स ए क्यूब निकालना है, पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर जो ए स्क्वायर आएगा उसको मैट्रिक्स ए से गुणा करने के ए क्यूब आ जाएगा। तो हम पहले मैट्रिक्स ए जो दे रखी है उसका ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए। अब इस मैट्रिक्स को गुणा करते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स हमने पढ़ा है कि कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली वाली मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम से क्या करते हैं, कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुणा करते हुए जोड़ते हैं। जैसे हमें पहला एलिमेंट चाहिए ये वाला, तो ये पहला एलिमेंट कैसे आएगा कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करोगे तो ये पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा, A11 आ जाएगा। तो देखो कैसे 1 को 1 से गुणा किया, 1 1 जा 1, 0 को 0 से और 2 को 2 से 4। ऐसे ये सेकंड एलिमेंट चाहिए। सेकंड एलिमेंट कौन सा है? पहली रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये A12 है। तो A12 कैसे निकलेगा? पहली रो को सेकंड कॉलम से गुणा करेंगे तो सेकंड एलिमेंट, तो 1 को 0 से 0, 0 को 2 से 0, 2 को फिर 0 से 0, तीनों 0। ऐसे ही A13 निकलेगा 2 0 6, 2 + 0 + 6। मतलब रो को कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुणा करते हुए जोड़ते हैं तो वो एलिमेंट आ जाता है। अब ऐसे ही ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। सेकंड रो, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, तो ये तीनों एलिमेंट आ जाएंगे एक रो के। 0 को 1 से 0, 2 को 0 से 0 और 1 को 2 से 2, फिर 0 को 0 से 0, 2 को 2 से 4 और 1 को 0 से 0, फिर 0 को 2 से 0, 2 को 1 से 2 और 1 को 3 से 3। ऐसे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड रो को ऐसे 2 0 6, फिर 0 0 0, फिर 2 2 जा 4, 0 और 3 3 जा 9। तो ये ए स्क्वायर आ गया 1 + 4 हो गया 5, ये 0, 2 + 6 हो गया 8, ये 2, ये 4, ये 5, ये 8, ये 0 और 2 और 4 और 9 हो गए 30। ये स्क्वायर आ गई। अब हमें ए क्यूब निकालना है, मैट्रिक्स ए का क्यूब। मैट्रिक्स ए क्यूब कैसे निकलेगा? मैट्रिक्स ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर ये रही हमारी इंटू मैट्रिक्स ए ये रही। अब इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना है, अभी वाला सेम रूल। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो ये आ गया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो ये आएगा, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो ये आएगा। इस प्रकार हमने ए क्यूब भी निकाल लिया। तो हमारा ए क्यूब ये आ गया, 5 + 16 हो गया 21, 0 10 + 24 हो गया 34, 2 + 10 हो गया 12, 8 और 4 और 8 और 15 हो गए 23, 8 और 26 हो गए 34, 0 और ये 55। अब देखें हम ए क्यूब हमने निकाल लिया। अब हमें जो इक्वेशन सॉल्व करनी है, प्रूव करनी है, उसके लिए इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे हम। इस पूरे की वैल्यू मतलब a क्यूब -6a² + 7a + 2i। तो a क्यूब की जगह रखी हमने a क्यूब लिया, माइनस ये -6, ये -6 इंटू a² ये रहा, ये स्क्वायर यहां लिख दिया, प्लस
7 प्लस 7 इंटू ए मैट्रिक्स ए और प्लस 2 इंटू आई, 2 इंटू आई है उसी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 3x3 ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो अब ये जितना थी मान इस पूरी को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 पंजे 30, 0 8 से 48, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 8 से 48, 0 13 से 78। इस पूरी को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 0 14, 0 14 7, 14 0 21 और इसको 2 से 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखें हम तो ये a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 21 माइनस 30 हो गया माइनस 9 प्लस 7 माइनस के 2 और प्लस 2 0 0 0 0 0 0 34 माइनस 48 माइनस के 14 माइनस 14 प्लस 14 0 12 माइनस 12 माइनस 12 0 फिर प्लस का 0 फिर प्लस का 0 तो 0 8 माइनस 24 माइनस के 16 माइनस 16 प्लस के 14 तो माइनस के 2 प्लस के 2 तो 0 फिर 23 माइनस 30 तो माइनस के 7 माइनस 7 प्लस 7 0 प्लस 0 0 34 माइनस 48 तो माइनस के 16 माइनस 16 प्लस 14 माइनस 2 प्लस 0 सॉरी 34 माइनस 48 हुए माइनस के 14 माइनस 14 प्लस 14 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 55 माइनस 78 55 माइनस 78 हो गए 23 माइनस के 23 माइनस 23 प्लस के 21 तो बच गए माइनस के 2 प्लस के 2 0। तो ये भी क्या आ गई एक जीरो मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू हो गया जीरो मैट्रिक्स। ये आपको प्रूव करना था। 17 इफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ये है देन फाइंड K। आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू KA माइनस 2i है। तो देखिए हम इक्वेशन दे रखा है, पहले अपने को इसको लिए A स्क्वायर निकालना पड़ेगा। A दे रखा है तो पहले A स्क्वायर निकालना। A स्क्वायर का मतलब होता है मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स A। अब देखें हम गुणा कैसे करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 9 और माइनस के 8, फिर सेकंड रो को माइनस के 6 और माइनस प्लस के 4, फिर सेकंड हो गई फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से। अब फर्स्ट सेकंड रो को दोनों कॉलम से 4 माइनस 8 12 माइनस 8, फिर 4 2 जो माइनस का 8 और माइनस 2 2 प्लस के 4। तो मैट्रिक्स A स्क्वायर आपके पास ये आ गया 9 माइनस 8 1 माइनस 2 और 4 और माइनस 4। ये मैट्रिक्स A स्क्वायर आ गया। अब वो इक्वेशन आपके पास है, उस इक्वेशन से A स्क्वायर इक्वल्स टू KA माइनस 2i माइनस 2i किधर लिया A स्क्वायर प्लस 2i इक्वल्स टू KA। A स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स A का स्क्वायर गिरा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 प्लस 2 इंटू आई उसी ऑर्डर की 2/2 की ये तो वो भी 2/2 की 1 0 0 1 और इक्वल्स टू K मैट्रिक्स A की जगह मैट्रिक्स A है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अब ये है मैट्रिक्स 1 4 1 4 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2i तो 2 0 0 2 इक्वल्स टू K इंटू मैट्रिक्स A है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अब इन दोनों को जोड़े इन दोनों मैट्रिक्स को तो क्या आ जाएगा 3 भाई दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते हैं A11 B11 के A22 इसके साथ 4 0 4 और
-2 + 2 हो गया -2, ये आ गया इधर का, और k 3 4 -2 -2, इट मींस k इक्वल्स टू क्या, इसके गुणा में कुछ नहीं है, इसके गुणा में क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। ये मैट्रिक्स तो पड़ी है, इसका मतलब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, तभी दोनों इक्वल होगी, तो k इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। 18 if matrix A is given so that I plus A equals to I minus A into ये मैट्रिक्स, I यहां पर क्या है, वो 2x2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखिए हम जो प्रूव करना है उसमें अपने I plus A निकाल लेते हैं, फिर वो उस दोनों साइड सॉल्व करेंगे। तो I plus A, I का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, वो भी 2x2 ऑर्डर की, 1 0 0 1 प्लस मैट्रिक्स ए ये दे रखा है, तो आई प्लस आ गया, जोड़ना है तो a11 a11 b11 से ये हो जाएगा 1 0 1 0 माइनस 10 अल्फा, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 0 1 10 अल्फा बाई 2 और 1 0 1, ये आ गया आपके पास i प्लस ए, इक्वेशन 1 में देंगे इसको। अब हम वैल्यू निकालेंगे इसी प्रकार, i प्लस ये a आया है, तो i माइनस ए क्या आएगा, i माइनस ए ये आ जाएगा, यहां माइनस करना है, तो 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 प्लस प्लस का 10 अल्फा बाई 2 और 0 माइनस ये, तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और वो 0, ये i माइनस ए आ गया। हमें लेना है i माइनस ए इंटू वो I माइनस ए इंटू ये मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 0, ये तो ये मैट्रिक्स, इसके गुणा में भी लिखना है आपने, इस इक्वेशन के दोनों तरफ ये इस मैट्रिक्स की क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और cos अल्फा। देखें हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हमने 11 में ट्रिग्नोमेट्री सीखा है कि साइन अल्फा का साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan की फॉर्म में, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में होता है 2 tan थीटा बाई 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वो साइन 2 थीटा का होता है, तो साइन 2 थीटा की जगह थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ऐसे ही साइन अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये तो साइन अल्फा का। और इसी प्रकार कोस अल्फा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हमारे साइन अल्फा और कोस अल्फा के फॉर्मूले, जो tan की फॉर्म में है वो यहां लगा देंगे, तो ये tan में, तो इसको भी tan की फॉर्म में अपन यहां लगाएंगे, तो ये फॉर्मूले देखें अपन, तो ये साइड पे पड़ी है अपने, इसकी जगह सीधा ये 1 और ये प्लस का tan अल्फा बाई 2, ये माइनस का tan अल्फा बाई 2 और ये 1 1 0 1 है, सॉरी यहां 0 नहीं है, यहां 1 है, और इसके गुणा में आ गया साइन कोस अल्फा की जगह ये फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस साइन अल्फा की जगह माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा की जगह वही 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर
अल्फा बाई 2। अब इसको गुणा करना है हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 को इस पूरे से गुणा करोगे तो 1 को इससे गुणा करोगे तो यही आएगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और टेन अल्फा बाई 2 से गुणा करोगे तो प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से होगी। अब ऐसे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 से गुणा करोगे इसको तो ये आएगा माइनस का 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसको 10 से गुणा करेंगे तो प्लस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 क्यूब अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हमने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से, पहले माइनस 10 अल्फा बाई 2 उससे गुणा करें तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 इस पूरे से गुणा करेंगे ऊपर गुणा हो जाएगी माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस 10 क्यूब अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब 1 से गुणा करोगे इसको तो ये आएगा प्लस 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से माइनस से करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 1 से गुणा करोगे तो ये आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखिए अगर पहले इन दोनों को जोड़ना है, देखिए अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो सीधा ऊपर जोड़ते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो 1 माइनस का 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 10 प्लस का क्या हो जाएगा 8 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बन जाएगा, और नीचे भी 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है। अब ऐसे जाए तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो देखो माइनस के 2 10 अल्फा बाई 2 है और ये प्लस के 10 अल्फा बाई 2 है, तो माइनस का 1 10 अल्फा माइनस का 10 अल्फा बाई 2 बच गया, और माइनस 10 क्यूब अल्फा बाई 2 है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऐसे इसमें इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 प्लस का 2 10 अल्फा बाई 2 क्या बच गया प्लस का 10 अल्फा बाई 2 और प्लस का 10 क्यूब अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर देखें इन दोनों को सम्मिलित करोगे तो 1 माइनस के 2 10 स्क्वायर पर ये माइनस का 1 10 पर एक बच जाएगा 2 में से एक जाएगा एक, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखिए नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, देखें हम इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, यहां इसको यहां सॉल्व करता हूं मैं। तो देखें हमारा था i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा और कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर कर गया क्या आ गया 1। फिर ये देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है माइनस 10 अल्फा बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया तो बच गया 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसके नीचे भी है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऐसे इसमें प्लस का 10 अल्फा बाई 2 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस
tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। अब देखें इसको, ये कट गया, ये इससे कट गया, तो बच गया आपके पास 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, और ये प्लस का tan अल्फा बाई 2, और ये 1। ये आ गया आपके पास I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड को देखें तो फर्स्ट में I प्लस ए क्या आया, यही 1 माइनस tan, तो ये आया, और इक्वेशन सेकंड में देखें इस पूरे की वैल्यू क्या आई, वापस यही आ गई, तो दोनों इक्वेशन से ये हो गया I प्लस ए इक्वल्स टू किसके आ गया, इसके आ गया। तो इसको हम लिख देते हैं I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, हैंस ट्रू। A trust fund has 30,000 that must be invested into different type of bond। एक ट्रस्ट है, उसके पास 30,000 रुपीज है, वो इन 30,000 रुपीज को दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, दो अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। दो बॉन्ड, एक बॉन्ड पर उसको 5% पर ईयर इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरे बॉन्ड पर उसको उस ट्रस्ट को 7% इंटरेस्ट पर ईयर मिलेगा। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करते हुए हमें यह डिटरमाइन करना है हाउ टू डिवाइड रुपीज 30,000, वो 30,000 रुपए को 30,000 रुपीज को कैसे इन्वेस्ट करे, मतलब किस बॉन्ड में, पहले बॉन्ड में कितने रुपए डाले और दूसरे बॉन्ड में कितने रुपए वो इन्वेस्ट करे, कि उसको साल का, इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट, कि पहले बॉन्ड में कितने रुपए इन्वेस्ट करें और दूसरे बॉन्ड में उसको कितने रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए, जिससे दोनों का मिलाकर साल का टोटल जो इंटरेस्ट है वो 1800 प्राप्त हो जाए उसको। तो मतलब 30,000 है, वो उसको किस प्रकार डिवाइड करें। तो अपन मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड है उसमें वो x रुपीज इन्वेस्ट कर देवे, तो पीछे जो टोटल 30,000 है उसमें से x रुपीज तो उसने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए, तो पीछे बच गए 30,000 माइनस x। जो 30,000 माइनस x रुपीज है वो किसमें इन्वेस्ट कर देता है, सेकंड बॉन्ड में। तो हमने मान लिया लेट x बी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड एंड द 30,000 माइनस x रुपीज है वो सेकंड बॉन्ड में वो इन्वेस्ट कर देता है। अब द फर्स्ट बॉन्ड पर उसको क्या, कितने रुपए 5% इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है, और सेकंड बॉन्ड पर उसको 7% इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है। अब उसको क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से ये सॉल्व करना है कि उन्होंने दोनों अलग अलग जो इन्वेस्ट किए हैं उनका साल का टोटल ब्याज कितना हो जाता है, 1800 हो जाता है। तो उसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो पहले अपन रो मैट्रिक्स लिखेंगे। रो मैट्रिक्स में लिखा जाएगा बॉन्ड इन्वेस्ट, बॉन्डों में कितने इन्वेस्ट किए, पहले बॉन्ड पर उसने x रुपए इन्वेस्ट किए, सेकंड बॉन्ड पर उसने 30,000 माइनस x इन्वेस्ट किए, और इनटू में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो इनटू में सेकंड मैट्रिक्स होगी, और सेकंड मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम गुणा करेंगे तो एक राशि आ जाएगी, एक नंबर आ जाएगा। इसलिए फर्स्ट कॉलम आ जाएगा पहले बॉन्ड पर कितने 5% और सेकंड बॉन्ड पर कितने 7%। 5% का मतलब 5/100 और 7% का मतलब 7/100। अब देखो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 1800। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो x को तो इससे गुणा हो जाएगी 5x/100 प्लस इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई देगी 7/100, तो 7 इंटू ये अपॉन 100। अब 100 एलसीएम आ गया, इसको सॉल्व किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, 2,10,000 माइनस 7x इक्वल्स टू 1800। ये इधर डिवाइड में तो ये जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 5x माइनस 7x हो गया माइनस के 2x, तो मतलब 2,10,000 माइनस 2x इक्वल्स टू 1,80,000। 1,80,000 दूर के माइनस के 2x प्लस के 2x
ये इसमें से घटेगा 30,000 में से 2 घट दिया तो x इक्वल टू क्या आ गया 15,000। इट मींस वो जो ट्रस्ट है वो पहले बॉन्ड पर जिस पर उसको 5% ब्याज मिल रहा है उसमें तो वो 15,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा, और सेकंड बॉन्ड जिस पर उसको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर वो पीछे बचे कितने 15,000 वो इन्वेस्ट करेगा, जिससे उसका साल का जो टोटल एनुअल जो इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा 1800 होगा। इसी का जो सेकंड है सेम ये उसमें था टोटल साल का जो एनुअल इंटरेस्ट है वो 1800 होना चाहिए, और दूसरे में क्वेश्चन ये दे दिया कि दोनों बॉन्ड पर कितने रुपए इन्वेस्ट करें, कितने रुपए इन्वेस्ट करें कि साल को उसके 2,000 रुपए एनुअल इंटरेस्ट हो। तो सेम इसी क्वेश्चन को आपको वापस करना है 1800 के लिए आपको क्या आ गया 2,000 आ गया, ये अपने आप करना आपको। दिस वन the book shop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics book and 10 dozen economics books। एक दुकान के अंदर एक दुकान के अंदर किसी पर्टिकुलर स्कूल की ही 10 डजन केमिस्ट्री की, 8 डजन फिजिक्स की और 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक है। देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज पर बुक की सेलिंग प्राइस है। एक बुक केमिस्ट्री की एक बुक की सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज, एक बुक की फिजिक्स की एक बुक की सेलिंग प्राइस है 60 रुपीज, और इकोनॉमिक्स की एक बुक की सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। हमें मैट्रिक्स एल्जेब्रा से ये पता करना है उस मेथड से कि वो दुकानदार इन सभी बुक्स को बेचने के बाद टोटल कितना अमाउंट प्राप्त करेगा, उसको टोटल कितना अमाउंट प्राप्त होगा जब ये सारी बुक्स बेच देगा। तो देखें अब बुक आपको दे दी डजन में, तो हमें एक डजन में होती है 12 बुक, तो 10 डजन में होगी केमिस्ट्री कितनी 10 × 12 = 120 बुक्स, और फिजिक्स की होगी एक डजन में है 12, तो एक डजन में होगी 96 बुक्स, और इकोनॉमिक्स की हो गई वो भी 120 बुक्स 120 बुक। अब हर एक की सेलिंग प्राइस दे रखी है 80, 60 और 40 दे रखी है, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट विल बी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल बुक्स, उस सभी बुक को बेचने के बाद उसको टोटल जो मनी मिलेगी वो कितनी होगी इज इक्वल टू रो मैट्रिक्स में लिख देंगे नंबर ऑफ बुक्स केमिस्ट्री फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की बुक है ये, और कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ दीज बुक्स, उन बुक्स की सेलिंग प्राइस एक बुक की 80 रुपए, फिजिक्स की 60 और इकोनॉमिक्स की 40 रुपीज। अब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 120 को 80 से, देखो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट 120 को इससे होगा, 96 को इससे होगा, इसको इससे होगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो ये क्या जाएगा इसको इससे किया तो 9,600, ये 5,760 और ये 4,800 आ गया। इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20,160, मतलब ये सारी बुक्स बेचने के बाद उसको 20,160 रुपए प्राप्त होंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज्यूम x, y, z, w and p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, मतलब मैट्रिक्स x का ऑर्डर 2/n, y जो है वो 3/k ऑर्डर की है, z है वो 2πp ऑर्डर की है, और W है वो n/3 ऑर्डर का है, और मैट्रिक्स P है वो P/K ऑर्डर की है। तो हमें ये 21वां क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। 21वें क्वेश्चन में कहा है कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन N, K एंड T, N, K और T पर क्या रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, क्या प्रतिबंध होने चाहिए कि Py प्लस WY विल बी डिफाइंड आर, मतलब P × Y प्लस WY क्या होना चाहिए डिफाइन होना चाहिए, P × Y। अब P × Y मैट्रिक्स P और मैट्रिक्स × Y, P × Y डिफाइन कब होगा जब मैट्रिक्स P के नंबर ऑफ कॉलम, मैट्रिक्स P के ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स P का ऑर्डर है P/K, मैट्रिक्स P है वो P/K ऑर्डर की है, और मैट्रिक्स Y है वो 3/K ऑर्डर का है, मैट्रिक्स Y है वो 3/K ऑर्डर का है। अब ये दोनों P × Y डिफाइन कब होगा जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, मतलब K = क्या होना चाहिए 3, एक क्वेश्चन आ गया आपके पास K = 3 होना चाहिए। अब ये गुणा करने के बाद नई मैट्रिक्स बनेगी,
साथ क्या करना है, जोड़ना। किस मैट्रिक्स के साथ, W इंटू वाई के साथ। मतलब इसका जो ऑर्डर होगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स का जो जोड़ है वो तभी पॉसिबल होता है या तभी डिफाइंड होता है जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो इसका ऑर्डर हमने पता किया कि दो मैट्रिक्स को गुणा करना कब पॉसिबल है, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के क्या हो, इक्वल हो। दूसरा, गुणा करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी, जो पी बाई, ये जो पी बाई नई मैट्रिक्स मिलेगी, उसका क्या ऑर्डर होगा, उसका ऑर्डर होगा पी बाई के। मतलब ये जो मैट्रिक्स मिलेगी पी बाई, वो पी बाई के ऑर्डर की होगी, इसका ऑर्डर होगा पी बाई के। अब डब्ल्यू वाई है, तो डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स डब्ल्यू, उसका ऑर्डर है n बाई 3 ऑर्डर की है, और इंटू वाई, वाई है 3 बाई के ऑर्डर का। इट मींस इनका गुणा कब पॉसिबल होगा, डिफाइन कब होगा, जब दोनों का ये इसके कॉलम और इसके रो इक्वल हो, ये तो इक्वल है, और गुणा करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की होगी, n बाई के ऑर्डर की। मतलब p बाई जो है वो p बाई के ऑर्डर की है, और w बाई जो है वो n बाई के ऑर्डर का है। और इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स दोनों को जोड़ने पर तभी जोड़ पाएंगे जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो। मतलब p बाई के किसके इक्वल होना चाहिए, n बाई के। तो p बाई के इक्वल टू किसके, n बाई के। इसका मतलब p इक्वल टू किसके होना चाहिए, p इक्वल टू n के। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, p इक्वल टू n होना चाहिए और k इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3। ऑप्शन ए राइट। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, if n equals to p then order of the matrix 7x minus 5z is, मतलब इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा। तो 7 तो एक स्केलर है, इसको गुणा करने पर वही उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, और 5 ये स्केलर है, इसको भी z से गुणा करोगे तो उसी ऑर्डर की। और ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को दोनों को आपस में घटाते हैं, तो ये पॉसिबल तभी होता है, डिफाइंड तभी होता है जब दोनों सेम ऑर्डर की हो। मतलब मैट्रिक्स x का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर मैट्रिक्स z का भी होना चाहिए। अब मैट्रिक्स x का क्या ऑर्डर है, 2/n। मैट्रिक्स x है वो 2/n ऑर्डर की है, और मैट्रिक्स जो z है, मैट्रिक्स z वो है 2/p ऑर्डर की, 2/p ऑर्डर की है। इट मींस, और ये दोनों घट रहे हैं, इसमें दोनों ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2/n और 2/p दोनों इक्वल होना चाहिए। इट मींस आप देखें, जब इसने कहा है कि n इक्वल टू किसके है, p के, अगर n p के इक्वल है, तो n इक्वल टू p है, तो मैं इस p को भी n लिख सकता हूँ। इसका मतलब जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो 2/n ऑर्डर की होगी, 2/n ऑर्डर की, मतलब ऑप्शन बी राइट होगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस।